के आदेश के बावजूद अब तक रेप केस में यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कल यूपी में तीसरे चरण का मतदान है और आज बीजेपी और बीएसपी ने इसी मुद्दे पर अखिलेश सरकार से जवाब मांगा है। इन तस्वीरों में मुलायम और अखिलेश के पैर छू रहे ये शख्स यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति हैं। इन पर रेप और गैंग रेप जैसा संगीन आरोप लगा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के साथ पूरे मामले की 8 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन यूपी पुलिस अभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यूपी पुलिस के डीजीपी जावेद अहमद का कहना है कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद और पीड़ित की शिकायत के आधार पर लखनऊ में की जाएगी। गायत्री प्रजापति पर ये जो आरोप है, ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। महिला का आरोप है कि गायत्री प्रजापति ने सियासत के सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनके साथ जुलाई 2014 से अक्टूबर 2016 तक रेप और गैंग रेप किया। महिला के मुताबिक मंत्री ने अश्लील तस्वीर के दम पर उसे मजबूर कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी 14 साल की बेटी पर बुरी नजर डाली तो उसने यूपी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। 3 साल तक ये लोग हमारा शोषण करते रहे। आज तक मैं शांत थी, पर इन लोगों ने जब मेरी बच्ची के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया और बच्ची के साथ इन लोगों ने गंदी हरकतें शुरू कर दी, तब फिर हम मीडिया और प्रशासन शासन के सामने आए। इन्होंने अपने एक व्यक्ति अशोक तिवारी को चित्रकूट भेजा, उसके द्वारा हमको लखनऊ बुलाया। लखनऊ में इन्होंने हमको कहा कि हम आपके नाम कोई पहाड़ वहाड़ और कोई हमीरपुर में ऐसी कोई खदान कर देंगे जिससे आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उसके बाद पता नहीं इन्होंने कोई चाय में हमारी नशीला पदार्थ कोई मिला के हमको बेहोशी हालत में हमारी अश्लील फोटो निकाली और हमारे साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया। यूपी में कल तीसरे दौर की वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी ने अखिलेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है और दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप के बाद महिला साक्ष्य न दे पाए, इसलिए हत्या का भी आरोप लगा है। मगर आज तक अखिलेश जी ये दोनों चीजों पर जनता के सामने न प्रेस मीडिया के सामने कुछ खुलकर बोल रहे हैं। गायत्री प्रजापति जो अखिलेश यादव की सरकार के अंदर मंत्री हैं, उन पर पहले भी कई बार टिप्पणियां आ चुकी हैं, हाई कोर्ट की आ चुकी है। जनता उनको इस कदम के कारण मैं समझता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो बाहर का दरवाजा दिखाने जा ही रही है, पर इन लोगों को इस मौके पर मौन रहने के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। कानून अपना काम करेगा। किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ अगर कोई मामला बनता है तो चाहे न्यायालय हो या पुलिस हो, वो अपना काम करेगी। समाजवादी पार्टी के लिए गायत्री प्रजापति की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी की गुजारिश के बावजूद अखिलेश ने अमेठी से गायत्री प्रजापति का टिकट नहीं काटा। मौजूदा विवाद को प्रजापति बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। के पीछे भाजपा के लोग सीधे जो है साजिश के तहत एक षड्यंत्र किया गया है और जो है जिस महिला का आरोप लगाया गया है उसे मैं जानता भी नहीं। गायत्री प्रजापति के अलावा सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार अरुण वर्मा पर भी एक लड़की के रेप और हत्या का आरोप है। केस दर्ज हो चुका है, लेकिन इनकी भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि अभी भी आधे से ज्यादा चुनाव बचा है। ऐसे में उनके 2 उम्मीदवारों पर रेप जैसे संगीन आरोप में गिरफ्तारी की तलवार लटकना बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। और आइए अब देखते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान कल है। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। और देखिए, खास बात यह है कि कल यादव परिवार के गढ़ में वोटिंग होगी। कल के चुनाव की खास बातों पर आइए जरा जल्दी से नजर डाल देते हैं। 12 जिले, 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। 826 उम्मीदवार इस चरण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। 2 करोड़ 41 लाख वोटर
जो इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। एसपी पर अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। 2012 में 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। बीएसपी 6, बीजेपी सिर्फ 5, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। यादव और दलित वोटर इस पूरे इलाके की तस्वीर तय करते हैं। दबदबा यादव और दलित वोटर का। जिले कौन कौन से हैं ये भी देख रहे हैं आप। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कुल 12 जिले, 12 जिलों की 69 सीटें। और दांव पर दिग्गजों की साख है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से। सामना रीता बहुगुणा जोशी से है, बीजेपी की, वो लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। सरोजनी नगर सीट से लखनऊ के अनुराग यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। और देखिए जवाब में सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने स्वाति सिंह को मैदान में उतारा है। सतीश महाना महाराजपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और फर्रुखाबाद से बीजेपी ने मेजर सुनील द्विवेदी पर दांव खेला है। आशुतोष टंडन को लखनऊ पूर्व सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तनुज पुनिया, पीएल पुनिया के बेटे, कांग्रेस ने बाराबंकी से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है इस तीसरे चरण में। और अब बात दिन की तीसरी बड़ी खबर की। पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल से सोशल ट्रेड का आइडिया लेकर 4 महीने में पोंजी स्कीम से 260 करोड़ कमाने वाले ठगों को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। adsbook.com के मालिक अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा दोनों पब्लिक से पैसे लेकर शानो शौकत से जी रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये दोनों शख्स हैं अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा। ये दोनों वेबवर्क कंपनी के मालिक हैं जो adsbook.com नाम की वेबसाइट चलाते थे। इन्हें पॉन्जी स्कीम चलाकर ठगने के आरोप में अदालत ने आज 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इन्होंने 4 महीने में लोगों से 260 करोड़ रुपए की रकम जमा की थी। इन 260 करोड़ रुपए से इन्होंने BMW और मर्सिडीज कार खरीदी, 12 करोड़ रुपए TDS जमा किए, 5 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स दिया, 141 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस किए, नोएडा के सेक्टर 2 में 6 करोड़ 75 लाख का ऑफिस खरीदा, प्रचार के लिए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 1 करोड़ रुपए दी, 7 करोड़ रुपए एड और कंपनी के बाकी कामों में खर्च किए। इन्हीं 7 करोड़ रुपए में से कुछ रकम रईस फिल्म की प्रमोशन और एड में दिए, जबकि 44 करोड़ को पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वेबवर्क नाम की कंपनी खोलने का आइडिया अनुराग गर्ग के पास उसी के दोस्त संदेश वर्मा से आया। संदेश को आइडिया एक और पॉन्जी स्कीम चलाने वाले अनुभव मित्तल की कंपनी सोशल ट्रेड से आया। पुलिस के मुताबिक वेबवर्क नाम की कंपनी खोलने का आइडिया अनुराग गर्ग के पास उसी के दोस्त संदेश वर्मा से आया। दरअसल संदेश वर्मा ने पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल की कंपनी में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास पैसे वापस भी आने लगे थे। उसने ये बात अनुराग गर्ग को बताई और इसके बाद दोनों ने मिलकर एक फर्जी कंपनी वेबवर्क खोल डाली। हमने 44 करोड़ रुपया विभिन्न जो इसके खाते हैं उनमें सीज करा दिया है और 6 करोड़ के हमें बैंक ड्राफ्ट रिकवर किए हैं इनसे हम लोगों ने। तो इसके 50 करोड़ रुपया जो है अभी रिटेन्ड है। पुलिस ने अनुराग के पास से एक मर्सिडीज कार, 80 लाख रुपए, 6 करोड़ की डिमांड ड्राफ्ट और 59,000 आईडी धारकों के फॉर्म बरामद किए हैं। तो तफसील से दिन की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, और आइए अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर कौन कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग स्पीकर। तमिलनाडु विधानसभा में आज स्पीकर का शर्ट फाड़ने का आरोप लगा है डीएमके विधायकों पर। हैशटैग मरीना, ये भी टॉप ट्रेंडिंग खबर है। दरअसल डीएमके नेता एमके स्टालिन मरीना बीच पर धरने पर बैठ गए हैं। अपने उपन्यासों के जरिए देश भर में मशहूर उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का निधन हो गया है। मेरठ के रहने वाले वेद प्रकाश शर्मा आम लोगों की भाषा में लिखते थे। उनके उपन्यास वर्दी वाला गुंडा ने तो बिक्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। वर्दी वाला गुंडा, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति,
बिच्छू जैसे बेस्ट सेलर उपन्यासों के लेखक वेद प्रकाश शर्मा ने कल रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 1 साल से वो फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। आम लोगों की नब्ज समझकर कलम का जादू बिखेरने वाले वेद प्रकाश शर्मा के निधन से उपन्यास के संसार में सन्नाटा पसरा है। जो उनकी कैंसर से भी फाइट रही वो भी हमें मोटिवेट करने वाली रही। एंड मूवमेंट तक भी वो इतने, उनमें इतनी आशा थी, इतना कॉन्फिडेंस था, इतना जोश था कि एंड में मुझसे बोलते हैं कि अगर मैं बड़ा नॉवेल नहीं लिख सकता, शगुन तो कम से कम छोटी छोटी तो लिख सकता हूँ। आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1993 में उनके उपन्यास वर्दी वाला गुंडा बाजार में आने के बाद पहले ही दिन करीब 15 लाख उसकी कॉपियां बिक गईं और इस उपन्यास ने 8 करोड़ की बिक्री के साथ थ्रिलर उपन्यासों की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। वेद प्रकाश शर्मा ने अपने नाम से कुल 173 उपन्यास लिखे। वेद प्रकाश शर्मा की उपन्यासों पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बहू की आवाज जैसी फिल्में बनी। दूसरी तरफ वो खुद भी फिल्मों से प्रेरणा लेकर उपन्यास लिखते थे। जब मैं शूटिंग पर था और मुझे ये बताया गया तो मुझे अचानक ये क्लिक हुआ कि मुझे भी इस विषय पर लिखना चाहिए जिसको मैंने आज तक छेड़ा ही नहीं। तो उससे प्रेरित होके, उस पिक्चर से प्रेरित होके, एक थी डायन से प्रेरित होके मैंने ये अपना उपन्यास डायन लिखा है। दूसरों की जिंदगी में कहानियों के जरिए अलग अलग रंग भरने वाले वेद प्रकाश शर्मा की जिंदगी का सफर आसान नहीं था। एक बहन और 7 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। एक भाई और बहन को छोड़कर सबकी असमय मौत हो गई। बाद में गैंग्रीन की वजह से पिता का एक पैर काटना पड़ा। फिर वेद प्रकाश शर्मा ने कलम के जरिए अपनी गरीबी दूर करने का संकल्प लिया। इसके बाद उत्तर भारत के हर शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेकर सभी बुक स्टॉल पर उनके उपन्यासों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने उन्हें आम लोगों का सितारा बना दिया था। अब तक हम 7 महाद्वीपों के बारे में ही जानते थे, लेकिन जल्दी ही दुनिया को 8वां महाद्वीप मिल सकता है। इसका नाम है जीलैंडिया। वैज्ञानिकों ने दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के नीचे डूबे इस क्षेत्र के बारे में पहली बार प्रामाणिक दावे पेश किए हैं। आपने आज से पहले दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के ऊंचे पहाड़ों के बारे में शायद सुना हो, जो समुद्र के बाहर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर महाद्वीप की संभावनाओं के बारे में आपने शायद न सुना हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये भूक्षेत्र महाद्वीप कहलाने की शर्तों को पूरा करता है और इसलिए इसे महाद्वीप की पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी जर्नल जियोलॉजिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक लेख में शोधकर्ताओं ने बताया है कि जीलैंडिया का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पड़ोसी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के 2/3 क्षेत्रफल जितना है। इसका 94% हिस्सा पानी के भीतर है। केवल कुछ द्वीप और 3 विशाल भूक्षेत्र ही पानी के बाहर नजर आते हैं। यह न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप और न्यू कैलेडोनिया, यानी कि जिस नए महाद्वीप की बात की जा रही है उसका न्यूजीलैंड तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। जीलैंडिया का आकार इससे कई गुना बड़ा है। शोध के मुख्य लेखक हैं न्यूजीलैंड के निक मॉर्टिमर। उनका कहना है कि वैज्ञानिक जीलैंडिया को महाद्वीप की श्रेणी में रखे जाने के आंकड़े जुटाने की कोशिश 2 दशकों से कर रहे हैं। It's rather frustrating for us geologists with the oceans being there. If we could pull the plug on the oceans, it would be clear to everybody that we have mountain chains and a big high-standing continent above the ocean crust. अब सवाल ये है कि क्या इस ताज़ा शोध के बाद जीलैंडिया को महाद्वीपों की श्रेणी में रखा जाएगा? फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक संगठन नहीं है जो महाद्वीपों को मान्यता दे सके। इसलिए आने वाले समय में शायद और शोध से ये संभव हो सकता है कि जीलैंडिया को महाद्वीपों में शामिल कर लिया जाए।